Good morning, dear students. Welcome to Sharda Senior Secondary School. I am Neelam, and today we will continue with our chapter The Ruling Countryside, जिसका मीनिंग है ग्रामीण इलाकों का शासन. इन दिस चैप्टर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी कर चुके हैं, बट कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जिनको आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं. सो फॉर टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ डिड द कंपनी बिकम द दीवान ऑफ बंगाल. कंपनी से मीनिंग है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के दीवान कैसे बनती है. On 12 August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंप देते हैं. उनको बंगाल का दीवान अपॉइंट कर लेते हैं. तो क्या मीनिंग है बंगाल की दीवानी मिलने से, यानी कि उनके राइट्स के अंदर क्या चेंजेस आए. एज दीवान बनने के बाद द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. अब कंपनी के अंडर जितना भी पैसे से लेन देन मतलब टॉपिक्स थे वो सब कंपनी के अंडर आ गए. चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई हम ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे बंगाल की. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. अब दीवान बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सोचना था कि किस तरीके से लैंड को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए और रिवेन्यू को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए. मीनिंग कहाँ से कितना रिवेन्यू लिया जाएगा, कितना परसेंट लिया जाएगा, कौन कलेक्ट करेगा. ठीक है, ये सब जो भी टॉपिक्स थे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हो गए थे बंगाल का दीवान बनने के बाद. देखो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी तो वो स्टार्टिंग में एज ए ट्रेडर आए थे. एज ए ट्रेडर मतलब एक व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन उनकी अंदर की मंशा अच्छी नहीं थी और धीरे धीरे उन्होंने डिप्लोमेटिक पॉलिसी को प्ले करके हमारे पूरे इंडिया को अपने अंडर में कर लिया. ठीक है, तो इनिशियली तो आते ही हमारे देश में जो भी किंग्स थे, राजा थे, उनको नहीं हटा सकते थे उनकी सीट से. तो उन्होंने डिप्लोमेटिक पॉलिसी को प्ले किया, यानी कि कूटनीति को खेला. उन्होंने सबसे पहले तो अपने अंडर पैसे का लेन देन कर लिया. उन्होंने कहा कि ठीक है, आप राजा बने रहो, हमें तो सिर्फ दीवानी दे दो. तो देखने में तो ये बहुत छोटी बात थी, लेकिन इस तरीके की छोटी छोटी पॉलिसीज को प्ले करके उन्होंने पूरे इंडिया को ही अपने अंडर कर लिया और उन्होंने मतलब काफी लंबे समय तक हमारे इंडिया को रूल ओवर किया. ओके, तो ये था दीवान ऑफ बंगाल किस तरीके से बनी ईस्ट इंडिया कंपनी. नेक्स्ट है व्हाट इफेक्ट डिड इट put on the economy of Bengal when the company became the Diwan of Bengal. ठीक है, अब 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बन जाती है बंगाल की. अब बंगाल पर इस चीज के क्या इफेक्ट हुए देखते हैं. द बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस. अब एक मतलब भारी गहरे संकट को फेस किया बंगाल की इकोनॉमी ने. अब क्यों फेस किया ये कुछ आगे के पॉइंट से हमें पता लगेगा. आर्टिसंस वर डिजर्विंग इट इज डेजर्टिंग नॉट डिजर्विंग. आर्टिसंस वर डेजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स एट चीप रेट्स टू द कंपनी. अब जो विलेजेस थे, गांव के जो आर्टिसंस थे, जो भी मतलब कि हाथों से चीजें बनाते थे, जैसे कि कुम्हार हो गए, मटके जो बनाते थे, जो भी अदर जो भी और भी काम करते थे छोटे मोटे, उनको गांव को छोड़ के जाना पड़ा. क्यों जाना पड़ा? क्योंकि कंपनी उनको कंपेल करती थी कि वो अपनी बनाई हुई गुड्स को, अपनी बनाई हुई चीजों को चीप रेट पर बेचें कंपनी को. तो उनकी कॉस्ट से भी मतलब उनको उनकी कॉस्ट जितना भी नहीं मिल पाता था, जितनी वो लागत लगाते थे उसके इक्वल भी उनको इनकम नहीं हो पाती थी. तो उनको कोई इनकम नहीं हो रही थी तो वो वहां से पलायन कर गए, उन विलेजेस को छोड़कर चले गए बंगाल के विलेजेस को. थर्ड है पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम. और जो भी ड्यूज थे, जो भी बकाया थे, किसान उनको पे ही नहीं कर पा रहे थे जो उनसे मांगा जा रहा था, डिमांड की जा रही थी, क्योंकि उनको इनकम तो थी नहीं और बहुत भारी रिवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जाता था. तो वो रिवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेंगे, देंगे. ठीक है, तो आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन. आर्टिसन जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था. द एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स.
और एग्रीकल्चर जो है धीरे धीरे खत्म ही होते जा रही थी, गायब ही होते जा रही थी। तो जब आर्टिसन प्रोडक्शन नहीं होगा, कल्टीवेशन नहीं होगा, तो रिवेन्यू कहाँ से देंगे वहां के लोग। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब कि बहुत ज्यादा दबाव डाला वहां के लोगों पर, वहां के आर्टिसंस पर, किसानों पर, कि आप लोग मतलब कि एक हैवी रेंज का रिवेन्यू हमें दो, ठीक है, क्योंकि अब सारा लेन देन कि कितना रिवेन्यू लिया जाएगा सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था, और वो भारी मात्रा में मतलब कि रिवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे। लेकिन इतनी इनकम नहीं होती थी वहां के कॉमन लोगों की कि वो इतना हाई लेवल का रिवेन्यू दे पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसलिए वो लोग वहां से पलायन कर गए, उस जगह को छोड़कर ही चले गए। तो ये मतलब बुरे इफेक्ट हम कहेंगे पड़े बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद। इसके बाद है राइट द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के बाद क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया लोगों ने। पहले हमने किया था बंगाल की मतलब दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आने के बाद क्या इफेक्ट रहे, और अब है कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद क्या मतलब इफेक्ट रहे वहां की सिस्टम पर। तो परमानेंट सेटलमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जितना रिवेन्यू लिया जाएगा वो परमानेंट कर दिया गया। जमींदारों को कह दिया गया कि हम इतना परमानेंट पर्टिकुलर रिवेन्यू आपसे लेंगे, और जमींदारों की ड्यूटी लगा दी गई रिवेन्यू कलेक्शन की परमानेंट सेटलमेंट के अंडर, और आप हमें इतना दो और आगे से आप चाहे कितना मर्जी लो, उसके ऊपर कंपनी को कोई भी मतलब रोक टोक नहीं लगाई जमींदारों के ऊपर। अब जमींदारों ने क्या किया कि वो फिक्स अपना रिवेन्यू मतलब कंपनी को दे देते थे, और जितना मांगती थी कंपनी उससे भी ज्यादा वहां से लेना चाह रहे थे किसानों से। तो ये सिस्टम फेल हो गया परमानेंट सेटलमेंट। द कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। अब कंपनी ने ये पाया कि देखो कंपनी ने ड्यूटी किसकी लगाई, जमींदारों की, रिवेन्यू कलेक्शन की परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप हमें फिक्स रिवेन्यू दो, परमानेंट रिवेन्यू दो, उसके बाद जो पैसा बचता है वो आप रखो और लैंड को इम्प्रूव करो। लेकिन जमींदार क्या करते थे कि भारी मात्रा में रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, कंपनी को उनका शेयर दे देते थे जितना उन्होंने परमानेंट डिसाइड किया हुआ था, और बाकी जो बचा हुआ था वो अपने पर्सनल खाते में रखते थे, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं था इम्प्रूवमेंट की किसी चीज का, तो उन्होंने लैंड इम्प्रूवमेंट पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तो कंपनी को लगा कि अब जमींदार जो है अपना ही सोच रहे हैं, तो उन्होंने इस सेटलमेंट को फिर बंद कर दिया। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो बहुत हाई था जो जमींदारों को दिया जाता था, तो ये पे करना बहुत मुश्किल हो जाता था किसानों के लिए। न्यूमेरस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और बहुत सारी जमींदारी जो लोगों ने छोड़ दी थी उसको नीलामी कर दी गई। ऑक्शंस का मतलब होता है नीलामी करना, जो कि कंपनी ऑर्गेनाइज करती थी ना नीलामी के लिए, और वो मतलब कि जमींदारी छोड़ देते थे, नीलाम कर देते थे अपनी जमींदारी को। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। लास्ट हम यही कहेंगे कि वो फेल हो गया था परमानेंट सेटलमेंट, जो भी डिसाइड किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उसके बाद और सिस्टम को अपनाया गया जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद है हाउ वाज द परमानेंट सेटलमेंट हार्मफुल फॉर द कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स होते हैं जो मतलब कि जो फार्मिंग कर रहे हैं, किसान हैं जो, ठीक है, उनके लिए परमानेंट सेटलमेंट किस तरीके से हार्मफुल, दुखदायक हुआ। इन द विलेजेस द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। बहुत ही मतलब दबाव महसूस कर रहे थे परमानेंट सेटलमेंट के लागू होने के बाद। जो वहाँ के कल्टीवेटर थे, जो किसान थे, द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई। जो भी रेंट वो पे करते थे जमींदार को वो बहुत हाई लेवल में था, बहुत ज्यादा मात्रा में था। एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। और इतना रेंट पे करने के बाद भी किसानों का लैंड के ऊपर, अपनी ही भूमि के ऊपर कोई भी राइट इतना ज्यादा सिक्योर नजर नहीं आ रहा था। टू पे द रेंट द कल्टीवेटर हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर। अब कल्टीवेटर क्या करते थे कि इस मतलब कि रेवेन्यू को चुकाने के लिए मनी लैंडर से लोन लेते थे, पैसा उधार लेते थे। एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वाज अविक्टेड फ्रॉम द लैंड। और जब वो पैसा पे करने में जमीन जो इन मनी लैंडर्स को फेल हो जाते थे कि यानी कि जो भी उन्होंने लोन लिया है
वो उसको रीपे नहीं कर पाते थे तो उनको उनकी ज़मीन से एविक्ट कर दिया जाता था, यानी कि उनको हटा दिया जाता था वहाँ से। ही हैड कल्टिवेटेड फ्रॉम 4 जनरेशंस, उनको उनकी भूमि से अलग कर दिया जाता था, जो कि वो एक काफ़ी जनरेशन से कृषि करते आ रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारे किसानों ने, बहुत सारे पीजेंट्स ने, कल्टिवेटर्स ने अपनी ज़मीनों को खो दिया। तो ये बहुत हार्मफुल मतलब प्रूव हुआ वहाँ के कल्टिवेटर्स के लिए परमानेंट सेटलमेंट। इसके बाद है व्हाट वाज महलवारी सिस्टम। तो जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा कि परमानेंट सेटलमेंट जो था सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ना तो कंपनी को इससे बेनिफिट हुआ, ना ही किसानों को इससे बेनिफिट हुआ। तो परमानेंट सेटलमेंट की जगह एक और सिस्टम अपनाया गया जिसे कहा गया महलवारी सिस्टम। जब चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन किया था तो हमने महलवारी सिस्टम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, तो इसको अब डिटेल में देखते हैं कि क्या था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम वाज अ लैंड रिवेन्यू सिस्टम। महलवारी सिस्टम भी लैंड रिवेन्यू कलेक्शन करने का, यानी कि कर इकट्ठा करने का एक सिस्टम था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस इन द बंगाल प्रोविंस इन 1822 बाय एन इंग्लिशमैन होल्ट मैकेंजी। ये लागू किसने किया था? इंग्लिशमैन होल्ट मैकेंजी ने 1822 के अंदर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में बंगाल के अंदर। ओके, फिर से मैं बता रही हूँ कि जो महलवारी सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट के फेल होने के बाद लागू किया। इसको लागू किया बंगाल की नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर, और इसको लागू करने वाले थे होल्ट मैकेंजी। 1822 में लागू किया गया इसे। अंडर द डायरेक्शंस ऑफ होल्ट मैकेंजी कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड। अब इसमें क्या हुआ था, देखो जो इंसान अपनी पिछली गलतियों से हमेशा सीखता है, तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ था कि रेवेन्यू को परमानेंट कर दिया गया था, कि बिल्कुल फिक्स, इसको चेंज नहीं किया जाना था आगे भी, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो अब क्या किया गया महलवारी सिस्टम के अंदर, अंडर द डायरेक्शन ऑफ होल्ट मैकेंजी ने क्या किया कि विलेज टू विलेज उन्होंने लैंड को इंस्पेक्ट किया, यानी कि किस तरीके की लैंड है, फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। दे ऑल्सो रिकॉर्डेड द राइट्स एंड कस्टम्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। उन्होंने जो अलग अलग लोग थे वहां पर बसे हुए, उनके डिफरेंट ग्रुप्स के कस्टम्स, राइट्स को भी, यानी कि रीति रिवाजों का भी रिकॉर्ड बनाया। द एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट इन अ विलेज वाज डिटरमाइंड सेपरेटली। अब ऐसा नहीं था कि हर जगह के लिए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर था कि फिक्स कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया रेवेन्यू, यहाँ पर हर जगह के लिए डिटरमाइंड किया गया अलग अलग, सेपरेटली। हर विलेज का रेवेन्यू सेपरेट था, अलग था, उनकी लैंड की मतलब की क्षमता के अनुसार। दिस रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, इसे परमानेंट फिक्स नहीं किया गया। इट कुड बी रिवाइज्ड आफ्टर सम पीरियड, इसे कुछ समय बाद मतलब कि चेंज भी किया जा सकता था, रिवाइज भी किया जा सकता था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी अंडर दिस सिस्टम वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब ये जो कलेक्शन का काम था ये विलेज हेडमैन को दिया गया कि आप लोग रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, उसे पे करोगे कंपनी को, ठीक है। तो ये था महलवारी सिस्टम जो परमानेंट सेटलमेंट के फेल होने के बाद लागू किया गया। ये लागू किया गया 1822 के अंदर, और इसको लागू करने वाले थे होल्ट मैकेंजी। ओके, तो दीज आर सम टॉपिक्स अबाउट रूलिंग द कंट्री साइड। नेक्स्ट जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो हम कल की वीडियो में करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।